नमस्कार बंधुओं, जैसा कि हम यूपीएसआई के लिए निःशुल्क क्लासेस चला रहा हूं, आप सभी को हमने हिंदी में 3 से 4 टॉपिकों को करा दिया है। मैं समास की कड़ी में चल रहा हूं। समास में भी हमने आपको अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास पढ़ा दिया है। आज के इस व्याख्यान में मैं आप सभी को कर्मधारय समास और द्विगु समास से अवगत कराऊंगा। मित्रों, तो मैं आपको ले चलता हूं कर्मधारय समास की ओर। आखिरकार कर्मधारय समास कहता क्या है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समस्त या सामासिक पद का, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो मित्र? प्रधान हो। और तथा पूर्व पद व उत्तर पद उपमेय अथवा उपमान हो। आप बस इतना समझिए कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। अब मित्र, एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष का अंतर्भाव होता है। अंतर्भाव कैसे होता है मित्र? मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। आखिरकार अब आप कहेंगे कि उत्तर पद प्रधान कर्मधारय, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान द्विगु। भाई, सब में द्विगु मतलब सब में उत्तर पद प्रधान, इन तीनों समासों में। तो आखिरकार उत्तर पद अगर प्रधान होता है तो किस लय में होता है, किस कारण से होता है? जैसे एक में तो है विभक्तियों का लोप होता है तत्पुरुष समास में, और इस कर्मधारय में विशेषण और विशेष का अंतर्भाव निहित होता है। वो कैसे होता है मित्र? मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इस समास के विग्रह करने पर, इस समास के विग्रह करने पर, इस समास के विग्रह करने पर, विग्रह करने पर सामासिक पद के मध्य, पद के मध्य में, पद के मध्य में, पद के मध्य में क्या क्या आता है मित्र? ये आप समझिए। पद के मध्य में है, जो, है, जो और के समान, के समान, रूपी, रूपी आदि शब्द आते हैं। क्या है मित्र? आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आपने जब तत्पुरुष समास पढ़ा था, उसमें हमने कहा कि शब्दों के मतलब पदों के, सामासिक पदों के मध्य में विभक्तियों का लोप रहता है। जब आप उसका विग्रह करते हैं तो उसमें विभक्तियां निकल कर आती हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि विद्यालय, तो आप क्या कहेंगे? विद्या के लिए आलय। तो उसमें के लिए संप्रदान तत्पुरुष का जो संप्रदान कारक का जो चिन्ह था उसका लोप हुआ था। वैसे रसोई के लिए घर, इस तरह के लिए उसमें लोप हुआ था। इस प्रकार जैसे रसोई घर में था तो रसोई के लिए घर, ऐसे हुआ था। अब यहाँ कर्मधारय में विशेषण और विशेष का अंतर्भाव निहित होता है। अब आप जानेंगे, समझेंगे। इसके जो है ना भैया, इसके 4 भेद बताए गए हैं, मगर भेदों के विषय में आपके एग्जाम में
अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया है कि उसके भेद क्या हैं या प्रभेद क्या हैं, इस सब के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई थी। मगर उसका जो पूछ लेता है कि ऐसे प्रश्न आता है कि किसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। या ऐसे भी पूछ ले कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ऐसे प्रश्न देखे हैं, आए हैं। और क्या होता है भैया, समासिक पद दे दिया गया होता है और उसमें समास विग्रह करने के लिए पूछा जाता है। तो आप इसको जानेंगे, समझेंगे। ठीक है मित्र, देखिए, तो जब मैं अभी इसके उदाहरण को बताऊंगा तो आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा। जैसे मित्र क्या है, उदाहरण इसका क्या है मित्र, मैं बता रहा हूं। लाल छड़ी, क्या मित्र, लाल छड़ी। अब देखिए भैया, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है भैया। लाल छड़ी जब हमने पढ़ा तो हमने कहा है कि बीच में क्या होगा, लाल है जो छड़ी, लाल है जो छड़ी। अब यहां क्या हुआ, बीच में भैया है या जो आया है कि नहीं, लाल है जो छड़ी। और आप किसी तरह इसका विग्रह कर दें, होगा नहीं होगा। क्या ऐसे होगा, लाल के समान है छड़ी, ऐसा नहीं होगा भैया। लाल है जो छड़ी यानी कि छड़ी की क्या है, विशेषता बता रहा है। लाल है क्या, छड़ी लाल है। अभी पूछा जाए कि छड़ी कैसी है भैया, छड़ी लाल है। ठीक। महाकवि, महाकवि क्या है मित्र, महाकवि। महाकवि में क्या होगा, महान है जो कवि। क्या मित्र, महान है जो कवि। अब आप इसका विग्रह तो ऐसे नहीं करेंगे, महान रूपी कवि नहीं कर पाएंगे ना। अब ऐसा भी नहीं कहेंगे कि महान के समान कवि, ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। आप तो भैया बस यही कहेंगे ना, महान है जो कवि। कवि की महानता है भाई, कवि कैसा है, कवि महान है। आप इस तरह आप जब विग्रह करेंगे मित्र, तब आप उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। ठीक है। तो और क्या है, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर क्या है भैया, परमेश्वर परम है जो ईश्वर। क्या है मित्र, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर। बताइए सही है या नहीं। अब आप इसको समझिए। और मैं क्या बताता हूं, मृग नयन, मृग नयन, मृग नयन। अब भैया क्या है, मृग के समान नयन। किसके समान नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। किसके समान नयन भैया, मृग के समान नयन। ठीक है। अब क्या है, लाल मणि, लाल मणि, लाल मणि। लाल है जो मणि। क्या है मित्र, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं। देखिए अन्य उदाहरण मैं दे रहा हूं यहीं पर। क्या है, देह लता, देह देह लता।
अब आपको ये भी उदाहरण बता दे रहे हैं कि देह है जो लता, आप ऐसे कहेंगे, देह है जो लता, लता देह है, ऐसा कहेंगे? कहेंगे देह रूपी लता, देह रूपी लता। ठीक, अब क्या है मित्र, नील गाय, गाय की विशेषता बता रहा है, नील गाय, नीली है जो गाय, क्या है मित्र, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। ठीक, और क्या है मित्र, आपको मैं इतने उदाहरण बता दे रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पीतांबर, पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। ठीक है मित्र, और क्या, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला, कृष्ण यहां लिखेंगे काला ब्रैकेट में, क्योंकि आप जानेंगे कि कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला है जो सर्प। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके जो भेद हैं, कुछ 4 भेद इसके बताए, मैं आपको बता देता हूं, मगर आपको भेद नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। ठीक है मित्र, तो आप उसके भेद जान लीजिए कि 4 भेद हैं। एक तो है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, एक है विशेष पूर्व पद कर्मधारय, और विशेषण विशेष मतलब विशेषण और विशेष उभय पद, और विशेषण और विशेष, विशेष और विशेषण उभय पद। ठीक है मित्र, इसके विषय में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं कुछ अन्य उदाहरण और इसके अपवाद पर, आखिरकार इसका अपवाद क्या होता है। ठीक है मित्र, जो बहुब्रीहि भी और कर्मधारय भी होता है, मगर वो विग्रह के नियम में कुछ परिवर्तन रहता है। ठीक है मित्र, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, उदाहरण है। ठीक है मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, कि मैं आपको बताऊं कि हमारी नींद अब कहाँ पूरी होती है, कि हमारी नींद अब कहाँ पूरी होती है, हमारी नींदों को वो चुराया करती है, कि हमारी नींद अब कहाँ पूरी होती है, हमारी नींदें वो चुराया करती है। अरे जब भी सोने जाता हूँ, जब भी सोने जाता हूँ, एक छवि बनकर सपने में आया करती है, एक छवि बनकर सपने में आया करती है। मित्र, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक छवि बनकर सपने में आया करती है। कौन आया करती है? वर्दी आया करती है। कौन सी वर्दी? भैया दरोगा वाली वर्दी। आपके भी सपने में आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आपको दरोगा बनना है। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए ही बनाई थी शायरी। हमारे इजहार भैया को भी शायरी बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं सुना देता हूँ बना करके। तो आप लोग इसको जान रहे हैं ना, जिस समास पद समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो वह कर्मधारय समास होता है। अब मैं आपको कुछ अन्य उदाहरण बता दें। लहु पुरुष, लौह पुरुष, लौह के सादृश पुरुष। सादृश का अर्थ ही होता भैया के समान। ठीक है, उसके बाद अब मैं अपवाद बता देता हूँ कुछ, नहीं तो आप देखिए भुज दंड नीलोत्पल चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। ठीक, चंद्र के समान मुख वाली, ऐसा होगा।
तो मैं आपको अपवाद बता दे रहा हूं। अपवाद क्या होता है इसका? अपवाद, अपवाद, अपवाद क्या है भैया? महावीर, महावीर, महावीर। और क्या है मित्र? नीलकंठ, नीलकंठ। और क्या है मित्र? श्वेतांबर है, पीतांबर है, महात्मा है। श्वेतांबर, पीतांबर, महात्मा और लंबोदर। लंबोदर। अगर ऐसे भैया आपको मिल जा रहा है कि नीलकंठ, अब आप कहेंगे महान है जो वीर, ऐसे कहेंगे ना, महान है जो वीर, तब तो आपका क्या होगा भैया? तब तो आपका होगा कर्म धारय। महान है जो वीर, ठीक। अगर महावीर आ जाता तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे, मगर अगर ऐसे विच्छेद करके दे रहा तो आप कर्मधारय लगाएंगे। महान है जो वीर। अब देखिए नीलकंठ, अब कहती है भैया नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। अगर आप ऐसे कहेंगे नीला है जो कंठ, तब तो भैया क्या होगा? तब तो कर्मधारय होगा। अगर यहीं आपको दे रहा है कि नीला है कंठ जिसका, अगर आपको ये दे दिया है कि नीला है कंठ जिसका, अब इसमें क्या हुआ भैया? अगला पद आ गया प्रधान। किसका कंठ नीला है? अर्थात शंकर का। किसका भैया? शंकर का। तो यहां क्या होगा? अगर ऐसे आपको पूछ रहा है कि नीला है कंठ जिसका, तब तो आप लगाएंगे भैया बहुव्रीहि। अगर कहेंगे नीला है जो कंठ, तब तो आप लगाएंगे क्या भैया? कर्मधारय। मगर अगर ऐसे पूछ लिया था नीला कंठ, तब तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे। श्वेतांबर पूछ रहा है, श्वेत है जो अंबर, तब तो भैया आप कर्मधारय कहेंगे। अगर कहेगा श्वेत है जिसका अंबर, तब आप बहुव्रीहि कहेंगे। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अगर ऐसा कहेंगे तब तो भैया कर्मधारय होगा। कहा कि पीला है वस्त्र जिसका, जब आप ऐसे कहेंगे तब बहुव्रीहि हो जाएगा। उसी प्रकार महान आत्मा, महान है जो आत्मा, तब तो भैया कर्मधारय। अगर आप कहेंगे महान है जिसकी आत्मा, तब भैया बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा है उदर, मतलब अगर आप कहेंगे लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है? किसका पेट लंबा है? किसका है? भगवान गणेश का। ठीक, आप ऐसे समझेंगे। ठीक है, ये रहे कुछ अपवाद। अगर आपको ऐसे पूछ रहा महान है जो वीर, नीला है जो कंठ, पीला है जो वस्त्र, ऐसे पूछ रहा महान है जो आत्मा और लंबा है जो उदर, ऐसे पूछ रहा है लंबा है जो उदर, लंबा है जो उदर। अब महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। अब पीला है, पीला है जो वस्त्र। अगर आपको ए विग्रह दे रहा भैया, ए विग्रह अगर दे रहा है, ए वाला अगर विग्रह आपको दे रहा है, ए यदि आपको विग्रह दे रहा है, तब तो आप इसमें कर्मधारय लगाएंगे, कर्मधारय। अगर आपको ऐसे सामासिक पद दे रहा है, सामासिक पद, अगर सामासिक पद दे रहा है तो आप यहां बहुव्रीहि लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? बहुव्रीहि। अब विकल्प के अनुसार भी आप लगा सकते हैं, जैसा विकल्प आएगा तो मैं अथक प्रयास करूंगा, कब? जब आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब, और आपको अच्छी तरह से समझा सकूंगा। यहाँ तो बहरहाल मैंने
बता दिया किस तरह क्या पूछा जाए, तो आप क्या लगा सकते हैं। देखिए मित्र, अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं या प्रीवियस ईयर कहीं से देख रहे हैं तो आपको बहुत ही सरलता हो जाएगी समझने में। क्योंकि आप अगर जैसे कहते हैं लोग कि जैसे आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ के आते हैं, बचपन में क्या होता था कि मम्मी क्या कहती थी, भैया तो का स्कूल में मास्टर तो का घोर पिया देते हैं, घर 1 घंटा पढ़ता ना है हैं। तो क्या होता भैया, उनका कहने का मतलब ये होता है कि भैया अगर आपको विद्यालय में आपको गुरुजी पढ़ा रहे हैं और अगर घर पढ़ रहे हैं तो आपका क्या होता है, अभ्यास हो जाता है। तो अभ्यास हो जाता है तो कोई चीज़ समझने में सरलता होती है। इसी प्रकार जो मैं यहाँ बता रहा हूँ मित्र, अब आप लोग ग्रेजुएशन हो ही चुके हैं, तभी आप यूपीएसआई के लिए आवेदन कर रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सब इनके बारे में सब जानते नहीं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। जो भैया नहीं जानते हैं तो मैं उनके लिए भी बहुत ही सरलता से बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ जो भी हो रहा है। अगर ना समझ में आए तब भी तो आप कमेंट सेक्शन से कमेंट में बता सकते हैं कि क्या परेशानियाँ हो रही हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा मित्र। अभी मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ आपको समझाने का, क्योंकि कोई सर्वे सर्वा होता नहीं है, सर्वे सर्वा ना बहुत, कोई सर्वे सर्वा होता नहीं, कोई सर्वज्ञ होता नहीं है। सभी भैया जीवन भर सीखते हैं और सिखाते हैं, इसलिए मैं भी कुछ सीख रहा हूँ और आपको सिखा पा रहा हूँ। तो जो भी हो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको समझाने का और प्रयास करूँगा। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको द्विगु समास के बारे में। आज मैं आपको द्विगु समास पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको कल कर्म बहुब्रीहि और द्वंद्व समास पढ़ा दूंगा। भाई द्वंद्व और बहुब्रीहि समास क्या होता है, ठीक है मित्र। तो मैं आपको ले चलता हूँ द्विगु समास की ओर। इसको आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। नोट करेंगे तो भैया आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, जो कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है मित्र, आप समझिए, जानिए। मैं ले चलता हूँ आपको द्विगु समास की ओर। द्विगु समास क्या कह रहा मित्र, अब आपको मैं बता देता हूं द्विगु समास क्या होता है भैया। द्विगु क्या होता है भैया, जिस समस्त पद का पूर्व पद, आप यहां द्विगु समास लिख लीजिए, द्विगु समास, ठीक है मित्र। अब द्विगु समास क्या कहता है, तो क्या भैया द्विगु समास क्या है भैया, द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या कहता है आप जानेंगे, जिस समस्त पद का पूर्व पद, जिस समस्त या सामासिक पद का, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है मित्र। उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या होता है भैया, कहा कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है। क्या होता है भैया, नोट करके आप इसको लिखेंगे, नोट। इसमें विग्रह करने पर, विग्रह करने पर
समूह या समूह या समाहार का बोध होता है। समाहार का बोध होता है। बोध होता है। ठीक है मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। तो क्या होता है द्विगु समास में भैया, विग्रह जब आप करेंगे तो उसके बीच में क्या आएगा, समाहार, मतलब उसमें जो आएगा समाहार या समूह आएगा। ठीक, कैसे आएगा, जैसे त्रिभुवन, 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 त्रिभुवन का क्या होगा भैया, तीन भुवनों का समाहार, तीन भुवनों का समाहार। ठीक, और क्या, नौ ग्रह, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का क्या भैया, समाहार। ठीक है मित्र, नौ ग्रह, नौ ग्रहों का क्या, समाहार। दो पहर, दो पहर, दो पहर, अब दो प्रहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह। त्रियुगी, त्रियुगी, तीन युगों का समाहार, तीन युगों का समाहार। ठीक मित्र, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समाहार, समूह। सप्तर्षि, समूह क्या होता है, ऋषि, मतलब मनुष्यों का क्या होता है, समूह होता है, उनका समाहार नहीं होता। ठीक, सप्तर्षि, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों, सात ऋषियों का समूह। ठीक मित्र, इतनी बात आपको समझ में आई। और अन्य उदाहरण क्या है, तिरंगा, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। ठीक, और क्या है, त्रिकोण, तीन कोणों का समूह या समाहार, त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार, तीन कोणों का समाहार। ठीक मित्र, आप सब समझ पा रहे हैं ना, समूह और समाहार का क्या हो रहा भैया, मेल हो रहा। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचतत्व, पांच तत्वों का समूह। अष्टधातु, आठ धातुओं का समाहार। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समाहार। इस तरह अन्य उदाहरण हैं भैया, सबको नोट करना, सबको बताना समय का ज़्यादा समय हो जाता है, इसलिए मैं कुछ उदाहरण को बोल देता हूँ। जो बोलता हूँ उसको भी आप नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ना वो भी महत्वपूर्ण ही होता है। महत्वपूर्ण उदाहरणों को ही मैं बताता हूँ। पंचवटी, पांच वटों का समूह। और क्या मित्र, अठन्नी, आठ आनों का समाहार। इतनी बात आपने समझी, जानी।
अब आता है कुछ अपवाद। इसमें हर जगह भैया अपवाद आता है, मगर अपवाद को बताने से पहले एक महत्वपूर्ण आप उदाहरण जान लीजिए। सतसई, 700 दोहों का समूह। सतसई, सतसई में क्या है भैया? 700 दोहों का समाहार। 700 दोहों का समाहार। भैया जब आप सब नियमों को पढ़े रहेंगे, सब समासों को जाने रहेंगे ना, तब आप सिर्फ विकल्प देखकर ना बता पाएंगे कि किसमें कौन सा समास है। ठीक, क्योंकि अभी बिना जाने तो आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। जब आप थोड़ा थोड़ा जाने रहेंगे ना, समझे रहेंगे, तब आपको तुक्का लगाने में भी क्या होगा? आसानी होगी। ठीक, चतुर्वेद, 4 वेदों का समूह। दुपट्टा, दुपट्टा का क्या होगा भैया? दुपट्टा का होगा 2 पट्टों का समूह। दुपट्टा कैसे भैया? देखिए मैं इसका उदाहरण आपको दे रहा हूं। समूह कैसे होगा? 2 पट्टों का। मान के चलिए दुपट्टा है, अब इसमें क्या हो गए? 2 पट्ट हो गया कि नहीं? 2 पट्ट। अभी ऐसे था एक, मगर ऐसे हो गया 2 पट्ट, तो ये क्या हो गया? 2 पट्टों का समूह हो गया। ऐसे भैया। ठीक, और 4 पाई, 4 पैरों का समूह। अब मैं कुछ आपको अपवाद बता दे रहा हूं, आप इन उदाहरण को नोट कर लीजिए, और जो हमने बताया उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपवाद बता देता हूं, इसका अपवाद क्या है। ठीक, अपवाद आखिरकार कहाँ जाता है भैया? और एक चीज और नोट कर लीजिए कि जो संख्यावाची, जैसे 2 संख्याएं हैं, अगर एक 11 है ना भैया, 11, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास क्यों भैया? क्योंकि 10 और 1, इसमें क्या हुआ? 10 की अलग महानता है, 1 की अलग महानता है, यानी कि 10 भी प्रधान है, 1 भी प्रधान है। मगर आप अगर 9 कहेंगे, 8 कहेंगे, 7 कहेंगे, 6 कहेंगे, 5 कहेंगे, 4 कहेंगे, 3 कहेंगे, 2 कहेंगे, 1 कहेंगे, यहां 10 भी कह सकते हैं। दशानन, 1 और 0 नहीं कहा जाएगा कि भैया इसमें 2 पद मिले। आपको 60, मान के चलिए 20 भी आप कह सकते हैं। 20 के बाद 21 नहीं कह सकते हैं, 30 कह सकते हैं, 40 कह सकते हैं, 50 कह सकते हैं, 60, इस तरह के जो आते हैं उसको आप द्विगु समास में कह सकते हैं। मगर जो 2 संख्याओं के योग से बना रहेगा वो भैया कहाँ जाएगा? वो बहुब्री, उसमें जाएगा, द्वंद्व समास में जाएगा। द्वंद्व समास और बहुब्री समास जब मैं कल बताऊंगा तब आप उसको जान पाएंगे बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से। तो मैं आपको अपवाद के बारे में ले चलता हूं, अपवाद में बता देता हूं आखिरकार क्या है अपवाद इसका। अपवाद को बताने के बाद व्याख्यान को यहीं समाप्त करूंगा। कल के व्याख्यान में मैं आपको बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास से अवगत कराऊंगा मित्र। आप इसका तब तक इस पे आप विचार करिए, विमर्श करिए, प्रीवियस ईयर लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या थोड़ी दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हमारी पूरी हो जाए, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराने लगूंगा। जैसा कि हमने अब आप सभी के लिए, जो भी हमारे इच्छुक भाई बहन हैं जो संस्कृत ऑप्शनल या कहें कि संस्कृत विषय को लेकर चल रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि आपकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, इसका सिलेबस भी बड़ा लंबा है, मैं सीख कर सिखाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सर्वे सर्वा ना जानामि, तो मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूं, मगर जो जानता हूं, जो एग्जाम ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, उन सबको तो भाई मैं इतनी सरलता से बताऊंगा, इतनी सहजता से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पीपीटी ले आकर, नहीं भाई, जो भी इंपॉर्टेंट होगा सब यहाँ हैंड रिटन आप नोट्स उसको बना पाएंगे। भले ही हमारी क्लासें लंबी होंगी, आप उसको 2 स्पीड, मतलब जो स्पीड आता है उसको भी आप करके देख पाएंगे, मगर भाई मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊंगा, एक एक बातें नोट कराऊंगा नोट्स की तरह। ऐसा नहीं कि मैं पीडीएफ लेकर आऊँ ऐसे उड़ाता चलूँ, नहीं मित्र। मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि मैं जून तक नेट जेआरएफ का सिलेबस पूर्ण कराऊंगा, विश्वास रखिए। मैं आपको पहले अपवाद बता दे रहा हूं, द्विगु समास का अपवाद। अपवाद क्या है भैया? त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब कहेंगे भैया इसमें त्रि है तो द्विगु समास होगा। भैया 3 नेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, किसके 3 नेत्र हैं? भगवान शंकर के। त्रिदेव,
तीन देवों का समूह, हाँ इसमें भी तो भैया त्रिदेव, त्रिदेव, इसमें तीन देवों का क्या है भैया, समूह है। समूह बताया था कर दशानन। अब इसमें भी आप कहेंगे कि भैया 10 लिखा है तो क्या द्विगु समास होगा, तो नहीं भैया, दशानन में जो है भैया वो आपका द्वंद्व समास होगा। 10 है आनंद जिसके, अर्थात बहुब्री समास होगा, ठीक है। 10 आनंद किसके हैं, रावण के, ठीक। उसी तरह चतुरानन है, चतुरानन, ठीक। और क्या है मित्र, षष्ठानन है, पंचानन है, षष्ठानन, षष्ठानन और पंचानन। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण अपवाद किसके, द्विगु समास के। तो ये जब आएगा तो आप उसको क्या लगाएंगे, द्वंद्व समास, वो बहुब्री समास करेंगे, ठीक है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र जिसके, आखिरकार त्रिनेत्र है जिसके, मतलब बहुब्री हो गया, क्यों, अगले की बात कर रहा है। यहाँ तो द्विगु में क्या होगा, संख्यावाची होगा और उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसी बात रही। आप समझ पाए होंगे, जान पाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते संस्कृत बंधुओं, अगले व्याख्यान में मैं आपको द्वंद्व समास और बहुब्री समास के बारे में अवगत कराऊंगा।